हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है। 12th क्लास में जो है मेरे प्यारे बच्चों बेसिकली हम लोग आपका हिस्ट्री को देख रहे हैं। लेसन नंबर 4 आज हम लोग प्रारंभ करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेसन नंबर 4 को थोड़ा सा गौर करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। आपके सामने है लेसन नंबर 4। क्लियर है। विचार, विश्वास और इमारतें, ये सब आप इसमें देख लीजिए। सांस्कृतिक जो विकास है उसको देख लीजिए। विचार, विश्वास और इमारतें 600 ईसा पूर्व से लेकर आपका 600 तक का जो पूरा समय है वो हम देखें। इस अध्याय में हम 1000 लंबी यात्रा पर जाएंगे। 1000 साल लंबी यात्रा। तो क्या करेंगे हम, 1000 साल लंबी जो यात्रा है उसको हम लोग करेंगे। हम दार्शनिक के बारे में पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें समाज में अपनी स्थिति को समझने का क्या प्रयास किया है। और हम यह भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं पर संग्रहित हुए, उन्हें स्थापित और मूर्तिकला के माध्यम से कैसे अभिव्यक्ति हुई और विचार और स्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। हालांकि बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे। इसमें इस बात और परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई कि दूसरी परंपरा थी। एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद और संवाद चल रहा। कैसा था? वाद विवाद और संवाद जो है वो आपका चल रहा है इसमें। क्लियर है। तो इस रोमांचक परंपरा को हम लोग देखें। इन रोमांच, विचारों और विश्वास दुनिया को पुनर्निर्माण करने के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण ग्रंथ के अलावा इमारतों और अभिलेखों प्रभुत मात्रा में उपलब्ध है और कुछ भौतिक साक्ष्य भी शामिल हैं। भौतिक मतलब कोई मूर्ति मिली है, कहीं पर लिखा हुआ स्क्रिप्ट मिला है, कोई बिल्डिंग मिली है। ये सब कैसे है? ये फिजिकल है, तो हमको भौतिक हमको दिखाई देता है। उस युग में बची हुई इमारतें में सबसे सुरक्षित है सांची का स्तूप। कह रहे उन सभी जितनी भी सुरक्षित से इमारतों में इमारत बनी हुई है जिसका नाम है सांची का स्तूप। और ये कैसा है? आज भी हमारे यहाँ बचा हुआ है। और इस स्तूप का अध्ययन हम एक प्रमुख केंद्र बिंदु है। कह रहे जो इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो मेन है वो सांची का स्तूप ही को बेस मानकर केंद्र बिंदु को हम पढ़ेंगे। और हम देखेंगे सांची के स्तूप की मूर्तियां, स्तूप को जानेंगे कि आखिर में स्तूप है क्या और बौद्ध धर्म से कैसे वो संबंधित था और किन किन उत्कृष्ट कलाओं को अपने अंदर संजोए हुए था और कुछ उसका मैकेनिज्म और बौद्ध धर्म से जो उसका जुड़ाव है वो क्या जुड़ाव है, उस जुड़ाव को भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में बौद्ध धर्म से उसका क्या जुड़ा। तो क्लियर है। तो हम चलना शुरू करेंगे 1000 लंबी वर्ष यात्रा पर। गौर करिए, फिर आगे हो गया। देख लिया। बेगम शाहजहां बेगम सांची की एक झलक। सांची 19वीं सदी में भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेष में अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। भोपाल में 20 मील, भोपाल से 20 मील दूर उत्तर पूर्व की ओर पहाड़ी की तलहटी में गांव को हमने कला दिखाने, पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की मूर्तियों, प्राचीन तोरण का निरीक्षण किया और उन सज्जनों को विशेष रुचिकार लगाते हैं। मेजर अलेक्जेंडर विल्किंगम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुककर अवशेषों का निरीक्षण किया। जिस जगह पर ये चित्र बनाए गए थे वहां पर अभिलेखों को पढ़ा और गुम्बदों को बीचों बीच खुदाई की और इस खोज के निष्कर्षों में एक अंग्रेजी पुस्तक लिखा। भोपाल के नवाब शाहजहां बेगम की आत्मकथा ताज उल किताब तारीख भोपाल, यानी कि भोपाल के इतिहास से 1876, ये सब इन लिखा और इन्होंने उस पर कुछ अनुवाद भी किया।
19वीं शताब्दी के यूरोप में सांची के स्तूप को लेकर काफी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसी ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्व के तोरण फ्रांस के संग्रहालय को प्रदर्शित करने का शाहजहां से बेगम को ले जाने की इजाजत मांगी। कुछ समय के लिए ही अंग्रेजों ने भी ऐसी कोशिश की। सौभाग्यशाली फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई गई प्लास्टर प्रकृतियों से संतुष्ट हो गए और मूल भोपाल राज्य की आसानी से बदल गई। भोपाल के शासकों, बेगमों और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान बेगमों ने प्राचीन स्थल को रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया। जो वहां की बेगम है, उन्हें प्राचीन स्थलों को रखरखाव के लिए धन दिया। आश्चर्य नहीं है कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे गए महत्वपूर्ण ग्रंथों की सुल्ताना जहां को समर्पित किया है। सुल्ताना जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनवाने के लिए अनुदान दिया। संग्रहालय और अतिथिशाला जो लोग वहां रुक सके, और वहां रहते हुए जॉन मार्शल ने उपयुक्त किताबें लिखी। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों का प्रकाशन सुल्तान जहां बेगम ने अनुवाद किया है इसलिए, और वहां आपका स्तूप बनाया गया। तो इसके पिछले कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों में भूमिका है। शायद आपको इसके मामले में भागीदारी रही है। इस स्तूप पर किसी रेलवे ठेकेदार निर्माता की नजर नहीं पड़ी। उन लोगों ने इसे बचाया गया और यूरोप संग्रहालय में ले जाना चाहते थे। बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्रों की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ महत्वपूर्ण आई और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सफल और मरम्मत के लिए उद्धृत रहा। कैसे हुआ, इन सब के बाद सांची का महान स्तूप, यदि आप दिल्ली से भोपाल की रेल यात्रा करेंगे तो आपको एक पहाड़ी के ऊपर एक आपका मुकुट जैसे खूबसूरत स्तूप दिखेगा, और आप गार्ड को सूचित करें कि सांची के छोटे से स्टेशन पर 2 मिनट के लिए गाड़ी को रोक दें। क्लियर है? और इतना समय कि आपको गाड़ी से उतर जाएं, पहाड़ी पर चढ़ते हुए आप पूरे स्तूप को देख सकते हैं। और यह विशाल गोलाकार कई दूसरी इमारतें जिसमें 5वीं सदी में बनाया गया एक मंदिर है। तो अगर आपको मौका मिले, अगर आप दिल्ली से भोपाल जा रहे हैं तो सांची रेलवे स्टेशन पर आप जाएंगे तो आपको इस तरह का इमारत है, यह आपको देखने के लिए मिलेगा। ये है सांची का स्तूप, देख रहे हैं। आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए आखिर इस इमारत का महत्व क्या है, यह टीला क्यों बनाया गया है और इसके अंदर क्या है, चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई है, स्तूप किसने बनाया है, इसके लिए धन दिया है, खोज कब की गई है, ग्रंथों, मूर्तियों, स्थापत्य कलाओं और अभी लेखों के अध्ययन द्वारा हम इसे रोमांचक इतिहास की खोज कह सकते हैं। और आरंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि का अन्वेषण शुरू करते हैं। पृष्ठभूमि यानी कि यज्ञ और विवाद। ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी का काल विश्व इतिहास के लिए महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। यानी जो पहली शताब्दी है ये बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में जुरथस ने यानी कि चिंतक, और चीन में खुरगिस, यूनान में सुकरात, प्लूटो, अरस्तो, भारत में महावीर, बौद्ध और कई चिंतकों का उद्भव हुआ। उद्भव मतलब पैदा हो जाना, विचारों का बन जाना, शुरुआत होना। उनके जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास, साथ ही साथ इंसानों और विश्व व्यवस्था को, रिश्तों को समझने की कोशिश, और यहाँ तक कि समय के जब तक गंगा घाटी में नए राज्य उभर रहे हैं उनके सामाजिक और कई जीवन की तरह उनका बदलाव आ रहे हैं। ये मनीष बदलते हालात को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये बदलते हालात हैं किस प्रकार हैं, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। यज्ञों की परंपरा, चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार के कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही। वैदिक परंपरा जिनकी जानकारी हमें 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है, वैसे ही एक प्राचीन परंपरा है
अग्नि, इंद्र, सोम आदि देवताओं की। यज्ञों के लिए उच्चारण के साथ मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि की प्रार्थना करते हैं। यज्ञ शुरू सामूहिक ग्रंथ के रूप में है। 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के कुछ घरों को मालिकों द्वारा राजसु और अश्वमेघ जैसे यज्ञ सरदार ने किया है और इनका अनुष्ठान के लिए ब्राह्मण पुरोहित पर ही आपका निर्भर रहना पड़ता है। कैसा है? इन सब पर ही आपका निर्भर रहना पड़ता है। यज्ञों की परंपरा शुरू हुई, जैसे राजसु यज्ञ उस जमाने में बड़ा यज्ञ था। राजसु यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ ये बड़े यज्ञ माने जाते थे। ऐसे ही एकराट, विराट, सम्राट इत्यादि जैसी उपाधि भी ग्रहण की जाती थी इनके अंतर्गत, और ब्राह्मण ही इन यज्ञों को आपका संपन्न कराते। आम व्यक्ति इसको संपन्न नहीं करा सकता। अब है नए प्रश्न। उपनिषद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। भाई लोग जानना चाहते हैं कि लोगों का जीवन का अर्थ क्या है, संभावना क्या है, पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए क्या उत्सुक है, पुनर्जन्म के अतीत के कर्मों के कारण क्या होता है, ऐसे मुद्दों पर पुरजोर बहस होती थी। मनीषा परमार्थ यथार्थ की प्रकृति को समझने, अभिव्यक्त करने लगे हैं। वैदिक परंपराओं से बाहर कुछ दार्शनिक सवाल उठे हैं और एक ही सत्य है, अनेक लोग यज्ञ के महत्व के बारे में चिंतन करते हैं। वाद विवाद और चिंताएं। समकालीन बौद्ध ग्रंथ में हमें 64 संप्रदाय या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। जब बौद्ध थे उस साथ 64 संप्रदाय या 64 चिंतन वाले लोग थे, और इससे हमें जीवत चर्चा और विवादों में एक झांकी मिली है। शिक्षक जहां एक और घूम घूम कर अपने दर्शन और विश्वास के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तर्क वितर्क करता है, चर्चाएं कुटर करता है, और उपवन में जहां घुमक्कड़ मिनशी ठहराते हैं, एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को तर्कों को समझ लेता है और अनुयायी के साथ शिष्य बन जाता है। इसलिए किसी संप्रदाय के लिए समर्थन को बढ़ाता घटाता है। इनमें से कई शिक्षक, जिनमें महावीर और बौद्ध शामिल हैं, वेदों की प्रभुत्ता पर प्रश्न उठाए। कैसा है? जो वेद है उनकी प्रभुत्ता पर प्रश्न उठाए, और यह माना जाता है कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति को स्वयं करता है, और समझता है कि ब्राह्मण बिल्कुल भिन्न थे। जैसे हमने देखा है, ब्राह्मणवाद ये माना जाता है कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता है। यानी कोई व्यक्ति है, उसका अस्तित्व किसी लिंग या इत्यादि से ये सारा होता है। तो यज्ञ की क्या पृष्ठभूमि है और यज्ञ परंपराओं ने कैसे कुछ समाज में नए बदलाव भी लाए, ये थोड़ा सा आपको इसमें देखना चाहिए कि यज्ञों से कैसे नए बदलाव आए। देखिए एक बार पूरे पेज को। आगे बढ़े। आगे बढ़ जाते चलिए। उपनिषदों में पाई जाने वाली विचारधाराओं से पता चलेगा कि लोगों का जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने की उत्सुक थे। पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण होता है। ये सारी चीज आपने पढ़ लिया कि हमने पुनर्जन्म में जो कार्य किए हैं, जो अतीत जो रहा है, उसी वजह से हमारा पुनर्जन्म होता है, और उसी के अनुसार हम लोग देखते हैं क्या करेंगे, कैसा कुछ ऐसा मालूम। आगे बढ़े। उपनिषदों की कुछ पंक्तियां हैं यहाँ पर संस्कृत भाषा में रचित। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में छंदो उपनिषद में 2 श्लोक दिए गए। आत्मा की प्रकृति। मेरी है आत्मा धान या शव या सरसों या बाजरे के बीज की गिरी सी छोटी है। कह रहे जो मेरी आत्मा है, जिसमें धान या सरसों कहते हैं, जो आपके खाने वाली चीजें होती हैं, जिनके बीज होते हैं ना, इनसे भी छोटी है।
मन के अंदर छुपी हुई मेरी आत्मा पृथ्वी से भी विशाल है। और कैसी है ये? पृथ्वी से भी विशाल है। क्षतिश का विस्तार है, स्वर्ग से बड़ी है और सभी लोग में इसी से बड़ी है। सच्चा यज्ञ यह पवन की भांति बह रहा है, निश्चित एक यज्ञ है, बहते बहते सबको पवित्र करता है और इसलिए इसे वास्तव में एक यज्ञ है। उपनिषदों में कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं, उन पंक्तियों भी हम पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले ये पांडुलिपि देखिए और सबसे पहले वृत्तांत पढ़ते हैं कि बौद्ध ग्रंथ में किस प्रकार तैयार किया संरक्षित है, इसको देखते हैं। बौद्ध चर्चा और बातचीत हुए मौखिक सिद्धांत मौखिक शिक्षा देते हैं। महिला और पुरुष प्रवचनों सुनाते हैं और इनकी चर्चा करते हैं। बौद्ध के किसी भी संभाषण में जीवन काल में लिखा नहीं गया है। उनकी मृत्यु के बाद 5 उनके शिष्य ज्येष्ठों या ज्यादा वरिष्ठ ब्राह्मणों को एक सभा बेली में बुलाया और शिक्षकों का संकलन किया। त्रिपिटक पहले मौखिक रूप से संप्रेषित किया गया और बाद में लिखित विषय में लंबाई के अनुसार उसको वर्गीकृत किया गया। विनय पिटक में संघ के देखिए, विनय पिटक में संघ या बौद्ध धर्म के रहने वाले लोगों के लिए नियम था। तो विनय पिटक में क्या लिखा है? जो बौद्ध धर्म में रहने वाले लोग हैं उनके लिए नियम क्या है। और बौद्ध भिक्षु सुत्त पिटक में लिखी गई दर्शन से जुड़े थे। तो शिक्षाएं किसमें लिखी हैं? सुत्त पिटक में। और दर्शन से जुड़ा जो आपका विषय है वो किसमें लिखा है? अभिधम पिटक में। तो देखिए, विनय पिटक में क्या है? बौद्ध भिक्षुओं के नियम है जो मठ में रहते हैं। सुत्त पिटक में उनकी शिक्षाएं हैं बौद्ध की, और दर्शन जुड़ा जो चीज है वो आपका अभिधम पिटक में है। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है कि बौद्ध के संघ और नियम किस पिटक में लिखे हैं, तो आप कह सकते हैं विनय पिटक में। दर्शन किस में है? अभिधम। शिक्षा कितने हैं? सुत्त पिटक। और हर पिटक का कई ग्रंथ होते हैं और इन्हें बौद्धों के इतिहास पर टीका लिखी है। बौद्ध ग्रंथ श्रीलंका में इलाकों में फैला दीप वंश इतिहास और महान इतिहास जैसे क्षेत्रों में। तो महावंश से भी हमें सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है। उसके बाद दीप वंश का भी हमको जानकारी मिलती है और इसमें कई रचनाओं में बौद्ध की जीवनियां हैं, पुराने ग्रंथ हैं और ये संस्कृत ग्रंथ में लिखे हैं, उनको सब हम देख सकते हैं। जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला तब फाशान शैवान जैसे यात्री बौद्ध धर्म की खोज के लिए भारत आए। कहाँ आए थे? भारत। और ये पुस्तकों के लिए देश में जहाँ विद्वान को अनुवाद किया। हिंदुस्तान में बौद्ध शिक्षक दूसरों के लिए बौद्ध की शिक्षकों का प्रयास करने के लिए कई पुस्तकें अपने साथ लाए और सदियों तक पांडुलिपि एशिया के विभिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहार के संरक्षण पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में इनके जो उल्लेख हैं वो भी किए गए और आप इनको अच्छे से देख सकते। क्लियर है? देखिए, तो इस तरह से इन ग्रंथों को आपका लिखा गया है। क्लियर है? पांडुलिपि आप इनको देख सकते हैं। हो गया? चलिए आगे बढ़े। इतना ग्रंथ आप लोग देख चुके हैं। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का, किसी प्रकार का? चलिए, तो सांची का स्तूप आपने देखा और आपको बहुत अलग स्तूप आपको दिखाई दिया होगा, लगा होगा। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।